स्टूडेंट्स, वर्तमान समय में विज्ञान के बिना एक भी कदम उठा पाना बड़ा कठिन होता है। विज्ञान एवं तकनीकी के प्रभाव को सर्वत्र देखा जा रहा है। जब तक यह प्रभाव सरल रूप में था, इसे केवल प्रभाव रूप में ही स्वीकार किया जाता था, किंतु जब तकनीकी ने आमूलचूल परिवर्तन लाकर समाज का ढांचा ही बदल दिया, तो इस स्थिति को आमूलचूल परिवर्तन लाकर समाज का ढांचा बदल दिया है। इस स्थिति को तकनीकी आक्रमण कहा जाने लगा। सरल शब्दों में इसकी परिभाषा निम्न रूप में दी जा सकती है, जैसे कि वैज्ञानिक आक्रमण या तकनीकी आक्रमण से हमारा अभिप्राय एवं तकनीकी इसके समाज पर पड़ने वाले उस प्रभाव से है जिसके फलस्वरूप संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन आता है तथा मानव एवं राष्ट्र सामाजिक रूप का स्वरूप बदल जाता है। ये परिवर्तन सकारात्मक तथा नकारात्मक किसी भी दिशा में हो सकती हैं। उदाहरण के लिए वर्तमान समाज पर तकनीकी आक्रमण की स्थिति स्पष्ट समझी जा सकती है। निर्धन व्यक्ति भी ऋण लेकर सुख सुविधाओं के तकनीकी एवं वैज्ञानिक उपकरण क्रय कर लेता है। ये अलग बात है कि इस प्रक्रिया में उसकी आवश्यकताएं प्रभावित होती हैं तथा वह ऋण मुक्त होने में ही जीवन लगा देता है। तकनीकी के अधिक प्रयोग से विभिन्न समस्याएं भी होती हैं, इसलिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि तकनीकी क्या है। तकनीकी और सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से नवाचार की अवधारणा क्या है। नवाचार है तकनीकी का प्रयोग। जब हम तकनीकी का प्रयोग करते हैं तो नवाचार हमारे शरीर मतलब आता है। नवाचार का मतलब है परिवर्तनशीलता। वर्तमान युग को तकनीकी क्रांति युग कहा जाता है। वर्तमान युग में जितनी तेज़ी से तकनीकी का विकास हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ था। विशेष रूप से शिक्षा जगत में इसका प्रयोग अपरिहार्य रूप से बढ़ता जा रहा है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका आज अनिवार्य हो गई है। इसी विकास के तहत विश्व के संपूर्ण देशों में वैश्विक शिक्षा की संकल्पना को इससे बल मिला है। आज भारतीय शिक्षा भी प्रौद्योगिकी आधारित हो गई है। परिवर्तन ही प्रकृति का शाश्वत नियम होता है। परिवर्तन से प्रभावित प्रक्रिया नए नए तरीकों को अपनाकर अपने कार्यों में श्रेष्ठ तरीके से सफलता प्राप्त करती है। अर्थात अच्छे तरीके से भिन्न तरीकों से श्रेष्ठतम तरीकों से हम इस अपनी विषय वस्तु को अपनाते हैं, अपने जीवन में उस का आचरण करते हैं, अधिगम करते हैं और ये भिन्नता ही नवाचार के नाम से जानी जाती है। नवाचार शब्द नव आचार दो शब्दों से मिलकर बना है, जो अर्थात जो व्यक्ति संस्था या समाज के निर्दिष्ट कार्यों को उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विविध और विभिन्न क्रियाकलाप होते हैं। ये क्रियाकलाप उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होते हैं। प्राकृतिक नियमों के अनुसार परिवर्तनशीलता के अस्तित्व में आने से निर्दिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति में परिवर्तनशीलता के घटकों के कारण परिवर्तन करना पड़ता है। प्रक्रिया में परिवर्तनशीलता के घटकों के कारण परिवर्तन करना पड़ता है। प्रक्रिया में परिवर्तनशीलता की निसंदेह नवाचार के रूप में उपस्थित होती है। नवाचार के घटक में सबसे पहला आता है परिवर्तनशीलता के आयाम। परिवर्तनशीलता के आयाम कौन से साधन हैं जिनके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है और हम इसके स्वरूप को समझने में कोशिश करते हैं। कुछ ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, कौन से कारण हैं, समस्याएं हैं जिनके कारण हम अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण वर्तमान समय में देखिए। लॉकडाउन के समय में व्यक्तियों की जीवन शैली बदल गई है। कहाँ व्यक्ति कामकाजी था, सुबह से शाम तक कार्य में रत रहता था, अब वही कार्य वह घर से कर रहा है। ये सबसे अच्छा उदाहरण है परिवर्तनशीलता का। दूसरा घटक होता है परिवर्तनशीलता के प्रभाव। अब परिवर्तनशीलता का प्रभाव क्या है, ये आप अपने जीवन में वर्तमान समय में देख रहे हैं कि हम किस प्रकार से अपनी दिनचर्या को बदल दिए हैं और उसी प्रकार से कार्य कर रहे हैं जिससे कि इस समय वर्तमान समय की आवश्यकता है। तीसरा घटक होता है परिवर्तनशीलता के आधार पर कार्य के उद्देश्यों में परिवर्तन करना। इस कारण से भी हमने अपने उद्देश्यों को बदल लिया है। अब हम ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं, ऑनलाइन सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, ऑनलाइन ही हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, अपनी आवश्यकता की वस्तु मंगा रहे हैं। ये सारे उद्देश्य हमने बदल लिए।
कार्य करने की कार्यशैली बदल गई। नेक्स्ट होता है मूल उद्देश्य व परिवर्तित उद्देश्यों के अनुरूप परिवर्तनशीलता के आयामों को आधार बनाकर उद्देश्य पूर्ति की प्रक्रिया भिन्न प्रकार से करना। और नेक्स्ट है उक्त प्रक्रिया, मतलब ऊपर दी गई जो प्रक्रिया है नवाचार है, परिवर्तनशीलता है, उसको आधार बनाकर अपने ही जीवन या वर्तमान समाज का मूल्यांकन करना कि समाज में देखिए कितनी लंबी पीढ़ी से प्रथाएं चली आ रही थी, लंबी पीढ़ी से सारे संस्कार चले आ रहे थे, उन 16 संस्कारों में ही परिवर्तन हो गया। नवाचार को नया है, नवाचार को प्रतिस्थापित करना। नेक्स्ट है नवाचार को प्रतिस्थापित करने का जो मुख्य अर्थ होता है कि एक अपने जीवन में स्थापित करना, अपने आचरण में बदलाव लाना। नेक्स्ट इसके बाद आता है नवाचार की आवश्यकता। नवाचार की आवश्यकता हमारे जीवन में क्यों पड़ी? क्योंकि हम सामाजिक हैं, व्यक्ति सामाजिक है और समाज में धीरे धीरे परिवर्तन होता ही रहता है। इस परिवर्तन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, परिवर्तन को अपनाने के लिए, प्रतिदिन दिनचर्या में धारण करने के लिए हमें नवाचार की आवश्यकता पड़ी, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है समाज और व्यक्ति के विकास में सहायता। अब समाज नए विकास समाज की प्रगति में सहायक होते हैं। समाज के साथ ही व्यक्ति का भी विकास करते हैं। व्यक्ति और समाज दोनों के यथोचित विकास हेतु नवीन परिवर्तन नवाचारों की आवश्यकता को प्रतिपादित करते हैं। दूसरा पॉइंट आता है इसमें विकास का समाज पर प्रभाव। विकास का समाज पर प्रभाव कैसे पड़ता है? सभी क्षेत्रों में हुए विकास का समाज पर प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव सकारात्मक भी होता है और या नकारात्मक भी हो सकता है। किसी भी क्षेत्र के विशेष आविष्कार नकारात्मक अधिक होता है और सकारात्मक कम होता है। किन्हीं क्षेत्रों में इससे विपरीत स्थिति रहती है। इनमें सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाने की जरूरत होती है और नकारात्मक प्रभाव को घटाने की आवश्यकता होती है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नवाचारों की ही जरूरत होती है। इसका तीसरा पॉइंट आता है विकास का व्यक्ति पर प्रभाव। विकास का व्यक्ति पर प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है? व्यक्ति पर विकास का दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है ना, सुप्रभाव भी पड़ता है। अच्छा प्रभाव भी हमारे दिनचर्या में हमें ऊंचाई नए नए आयामों का प्रयोग करते हुए अलग अलग स्थानों तक पहुंचाता है, उच्च श्रेणी में पहुंचाता है, लेकिन दुष्प्रभाव हमें पतनता की ओर ले जाता है। व्यक्ति विकास के विभिन्न आयामों से अधिकाधिक लाभान्वित हो यही विकास का उद्देश्य होता है। यथा चिकित्सा के क्षेत्र में विकास का उद्देश्य मनुष्य को रोग मुक्त करके स्वस्थ रखना होता है। यदि इसमें नवाचार के रूप में मनुष्य को विभिन्न रोगों से उनसे बचाव के रूप में सावधानियाँ और रोगी होने पर तुरंत चिकित्सा के रूप में जागरूक नहीं किया तो यह विकास का सकारात्मक प्रभाव नहीं हुआ। जागरूकता नए नए तरीकों से करना नवाचार है और इसका प्रयोग नवाचार की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट होता है मानव शक्ति को अपव्यय से बचाना। तकनीकी विकास से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इस तरह का विकास हुआ कि हर क्षेत्र में उत्कृष्ट श्रेणी का कार्य कम समय में किया जा सकता है और बची हुई मानव ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है वैश्विक स्तर पर जीवन के स्तर में वृद्धि। अब वैश्विक स्तर पर जीवन में वृद्धि किस प्रकार होती है? आज तकनीकी और विज्ञान के विकास के कारण सारे देशों की दूरियां कम हो गई हैं और नज़दीकियां बढ़ गई हैं। हर देश में घटने वाली किसी भी घटना का प्रभाव तुरंत दूसरे देश पर पड़ता है। जैसे वर्तमान समय में सभी वैश्विक स्तर पर इस बीमारी से लड़ने के लिए सभी तैयार हैं, सभी प्रयास कर रहे हैं, सभी दवाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे कैसे निपटा जा सके, निदान कैसे हो। ये वैश्विक स्तर पर जीवन स्तर में हमेशा वृद्धि रहती है। आज सभी के सामने आर्थिक समस्या का भी सामना हो रहा है और इसी प्रकार एक देश अपने साधनों से दूसरे देशों को लाभ पहुंचा सकता है या हानि भी पहुंचा सकता है। इसमें हम अपने उत्पादों का और अपने विचारों का प्रचार प्रसार कर परस्पर एक दूसरे को श्रमित बना सकते हैं, जो बिना नवाचार के संभव नहीं होता। इसका इस समय देखा जाए तो सबसे लेटेस्ट उदाहरण चीन है। चीन ये देख रहा है कि सभी दुनिया अभी बीमारी से लड़ने में तैयार है, दवाइयाँ बना रही है, लेकिन वो अपना आर्थिक वैश्विक स्तर को बढ़ाना चाह रहा है। उसके दिमाग में कुछ नया चल रहा है। ये भी इसका एक जीता जागता सा उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट है तकनीकी विकास आधारित सामाजिक परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है। जैसे ही किसी भी क्षेत्र में वैचारिक क्रांति होती है तुरंत ही उसका समाज पर प्रभाव होता है और सामाजिक परिवर्तन शुरू हो जाता है। आज जिस तेजी से तकनीकी का विकास हुआ है, कंप्यूटर क्रांति है, मल्टीमीडिया का विकास है और संचार क्रांति का बोलबाला है। इन सब का उद्योग, शिक्षा, व्यापार, नौकरी, जीवन मूल्य, भारतीय संस्कृति सब पर प्रभाव पड़कर सामाजिक परिवर्तन को जन्म दे रहा है। सामाजिक परिवर्तन अपनी प्रकृति के अनुसार सकारात्मक भी है और नकारात्मक प्रभाव भी होता है। जीवन पर यह नकारात्मक प्रभाव भी डालता है।
शिक्षा का दायित्व होगा कि नकारात्मक को सकारात्मक बनाने का प्रयास करें और युवा पीढ़ी में अपनी जड़ों से जुड़े रहने की भावना का पोषण करें, क्योंकि आज विश्व जिन ज्वलंत समस्याओं से जूझ रहा है उन सबका हल भारतीय संस्कृति में ही है। तकनीकी विकास कितना भी हो, भारतीय समाज के मानवीय पक्ष को तकनीकी विकास के नकारात्मक प्रभाव से अलग रखना होगा, तभी तकनीकी विकास मानव विकास व मानव कल्याण में सहायक होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है नवाचार में बाधाएं। बाधाएं कौन कौन सी हैं, किस प्रकार से हम अपने परिवर्तन लेकर आना तो चाहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे कुछ कार्य होते हैं कि सामने वाला समाज हमें नहीं करने देता है, समाज के भय से नहीं करते हैं। ये तरीके जो है, ये सारी चीज़ें बाधाएं के रूप में सामने आती हैं। नेक्स्ट इसमें जो पहला पॉइंट आता है वो है अज्ञानता। हमारे विद्यालयों से संबंधित अधिकारियों, मुख्य अध्यापकों एवं अन्य कर्मियों को इस बात का ज्ञान ही नहीं कि नवाचार को प्रभावपूर्ण विधि से विद्यालय को नियमित दिनचर्या का अवयव बनाकर पाठ्य एवं पाठ्य शैक्षणिक क्रियाओं के संचालन में सक्रिय रूप में भागीदार बनाया जा सके। यह अज्ञानता नवाचार के मार्ग में एक प्रमुख बाधा के रूप में होती है। सुविधाओं का अभाव। ऐसा भी होता है कि कभी कभी समय हमारे साथ में परिस्थितियां विषम हो जाती हैं, तो यही है कि अभी भारतीय विद्यालयों में नवाचार के उपयोग संबंधी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। अधिकांश विद्यालय ऐसे हैं जिनके लिए नवीनतम तकनीकी के उपकरण खरीदना संभव नहीं है और खरीदने के बाद उनकी मरम्मत एवं देखभाल भी संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में विद्यालयों में नवीनतम तकनीकी के प्रयोग की संभावना ही नहीं है और यह नवाचार के मार्ग में एक बड़ी बाधा हो गई है। इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है अध्यापकों का नकारात्मक दृष्टिकोण। नवाचार के उपयोग में एक प्रमुख बाधा यह भी है कि अध्यापक अपने पुराने और तौर तरीकों एवं शिक्षण विधियों को त्यागना नहीं चाहते हैं। वे शिक्षण के नवीनतम क्रियात्मक माध्यमों का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। वे अपनी अध्यापक केंद्रित भूमिका को छोड़कर छात्र केंद्रित प्रणाली को नहीं अपना चाहते हैं। नेक्स्ट है अध्यापकों को आधिपत्य खो जाने का भय होता है। आधिपत्य खो जाने का मतलब अपने प्रभुत्व को समाप्त दिखता है उन्हें। अध्यापकों के इस बात का भय रहता है कि नवीनतम तकनीकी के उपयोग से उनका शिक्षण अधिगम क्रियाओं पर आधिपत्य समाप्त हो जाएगा, तब वे इस प्रकार के नवाचारों का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, नहीं करते हैं, न करने देते हैं। नेक्स्ट है छात्रों का भय। छात्रों को दिखाया जाता है नवाचार का उपयोग करने के लिए छात्र भी तैयार नहीं होते। वे अपनी पुरानी भूमिका का त्याग नहीं करना चाहते, जिसमें उन्हें अध्यापकों द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है तथा छात्रों का स्व प्रयास नहीं करना चाहते हैं। छात्रों को भय रहता है कि नवीनतम तकनीकी के प्रयोग से अधिगम का सारा उत्तरदायित्व उन पर ही आ जाएगा, जो कि उनके लिए हितकर नहीं है। ऐसी स्थिति में छात्रों द्वारा नवाचार का अपने अधिगम के लिए उपयोग करने की बात की अवहेलना ही की जा रही है, जो कि नवाचार के मार्ग में प्रमुख बाधा है। अधिकारियों में उत्साह नहीं है। विद्यालय प्रशासक, ये वाला नेक्स्ट पॉइंट है, अधिकारियों में उत्साह नहीं है, वो भी कार्य नहीं करना चाहते, जुड़ना नहीं चाहते हैं नई तकनीक से। विद्यालय प्रशासक, विद्यालय अधिकारी एवं सरकारें कोई भी नवाचार का स्कूलों में उपयोग करने में न तो कोई उत्साह दिखाते हैं और न ही इसके लिए उचित वातावरण उत्पन्न करने एवं संसाधनों का प्रयोग करने में कोई रुचि लेते हैं। नेक्स्ट है उपयुक्त अध्यापक शिक्षण नहीं है। अब इसमें नेक्स्ट आता है नवाचार के संदर्भ में अध्यापकों की आशंका। अनावश्यक भय एवं अज्ञानता इसलिए है कि हमारे यहाँ सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में नवीनतम तकनीकी को विद्यालय शिक्षण में प्रयुक्त करने के लिए अध्यापकों को तैयार नहीं किया जाता है। जब तक शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अध्यापकों को नवीनतम तकनीकी में दक्ष नहीं किया जाता है, तब तक नवाचार का विद्यालय में उपयोग संभव नहीं है और यह नवाचार के मार्ग में सातवीं प्रमुख बाधा होती है। नेक्स्ट है उपयुक्त आधार भूमि नहीं है। अब ये वर्तमान परिस्थितियों में निर्धारित पाठ्यक्रम और एवं परीक्षा मूल्यांकन व्यवस्था और निर्देशन सामग्री एवं विद्यालय के अन्य संसाधन नवाचार के उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट आता है नवाचार लाने में शिक्षा की भूमिका। अब नवाचार को किस प्रकार शिक्षा लेकर आती है, सहायक होती है, उसके बारे में भी अपन देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है जानकारी प्रदान करना। जानकारी प्रदान करने में शिक्षा का प्रमुख कार्य नवाचारों के लाभ
की जानकारी प्रदान करना है। जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा कि विद्यालय से संबंधित कर्मियों को नवाचार के प्रभावी उपयोग का ज्ञान नहीं है, अतः शिक्षा नवीनतम तकनीकी के लाभों का ज्ञान प्रदान कर नवाचार लाने में प्रमुख भूमिका निभाती है। और दूसरा पॉइंट आता है अध्यापकों के दृष्टिकोण में सुधार। शिक्षा द्वारा नवाचार के प्रति अध्यापकों में स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास किया जा सकता है। शिक्षा द्वारा अध्यापकों को नवीनतम तकनीकी की जानकारी प्रदान की जा सकती है, जिससे अध्यापक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवीन तकनीक का उपयोग कर सकें और अधिक रुचिकर बना सकते हैं। स्पष्ट है कि अध्यापकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन कर नवाचार लाने में शिक्षा की प्रमुख भूमिका रही है। आज देखा जाए तो वर्तमान में जिन अध्यापकों को मोबाइल चलाना नहीं आता था, वो आज वीडियो बना रहे हैं, वो ऑनलाइन से जुड़ गए। ये है तकनीकी का प्रभाव, ये है शिक्षा का प्रभाव कि समय की मांग होने पर उसकी पूर्ति की जाती है, चाहे वो विभिन्न दृष्टिकोण को कहीं से भी सीखा जा सके और उसमें परिवर्तन लाता है। ये नवाचार है। नेक्स्ट आता है छात्रों के दृष्टिकोण में सुधार। शिक्षा द्वारा छात्रों के दृष्टिकोण में सुधार होता है। नवाचार प्रति छात्रों के दृष्टिकोण में नवाचार के प्रति सुधार किया जाता है। यह समझना शिक्षा का कार्य है कि किस प्रकार नवीनतम तकनीकी अधिगम वृद्धि में सहायक होता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार। सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नवीनतम तकनीकी का ज्ञान कराया जाना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षण प्रशिक्षण के दौरान ही छात्र अध्यापक को नवाचार से संबंधित शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जिससे शिक्षण कार्य के समय अध्यापक को कठिनाई महसूस नहीं हो। वर्तमान में नवाचार की आवश्यकता को महसूस करते हुए DLED एवं BEd जैसे शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का अध्यापन अनिवार्य कर दिया गया है और चल भी रहा है और भविष्य में भी इसे निरंतर चलाए रखा जाएगा, जो इस दिशा में मील का पत्थर है। स्पष्ट है कि शिक्षा के माध्यम से ही नवाचार लाया जा सकता है। लास्ट पॉइंट है आपका उपयुक्त आधार भूमि की तैयारी। उपयुक्त आधार भूमि की तैयारी में है आपका शिक्षा द्वारा पाठ्यक्रम परीक्षा मूल्यांकन व्यवस्था अनुदेशन एवं विद्यालय के अन्य संसाधनों में परिवर्तन कर उन्हें नवीनतम तकनीकी के उपयोग अनुसार तैयार करना होगा। वर्तमान में विद्यालय के विभिन्न संसाधनों और नवाचार के उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन फिर भी शिक्षा द्वारा उन्हें उपयुक्त बनाना होगा। स्पष्ट है कि नवाचार लाने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। I gave you my heart.